हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग यही कह रहे होंगे यार ये बार बार सामने आ जाता है, क्यों, क्या वजह होती है बार बार सामने आने की। तो दोस्तों इसके पीछे कुछ वजह है जिसकी वजह से हमें बार बार सामने आना पड़ता है कुछ मुद्दों को लेके आप लोगों के सामने, ताकि मैं अवेयर कर सकूं उस चीज़ों के बारे में जितना मुझे अपना एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपको अवेयर कर सकूं। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी में कुछ प्रावधान को लेके, जहाँ पे हम आज बात करेंगे स्क्रूटनी असेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच में हैंडल किया जाता है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो स्क्रूटनी असेसमेंट है सेक्शन 61 में जब जीएसटी डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करती है रिटर्न्स की, यानी कि जो जीएसटी की रिटर्न आपने सबमिट किया हुआ है पीरियडिकली जो आपने सबमिट किया हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट को, वो क्या करती है जीएसटी डिपार्टमेंट ईच फाइनेंशियल ईयर का जो है वो डिस्क्रिपेंसीज फाइंड करती हैं कि आपकी रिटर्न में जो आपने फर्निश किया डिपार्टमेंट को उसमें कुछ डिफरेंसेस तो नहीं है, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। तो उन डिस्क्रिपेंसी को वो चेक करते हैं और अगर डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं आपकी जीएसटी रिटर्न में फाइलिंग के समय जो आपने डिस्क्रिपेंसी की हैं, तो उसके बेस पर वो जो है आपके रिटर्न्स का स्क्रूटनी करते हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, ये तो हो गया कि स्क्रूटनी क्यों करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो स्क्रूटनी का मतलब है डिपार्टमेंट मज़े लेना चाहती है आपके साथ कि आओ मज़े करते हैं भाई। टैक्स पेयर को बुलाता है वो और कहता है कि बताओ भाई मज़े कहाँ से लेना शुरू करूँ। तो हालांकि ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, इस तरीके से वो मज़े नहीं लेते हैं। मज़े लेने का भी उनका एक अपना प्रोसीजर है, लॉ है, जिसके अंतर्गत जिसके अंदर ही रह के वो जो है पूरा मज़ा लेते हैं टैक्स पेयर का। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि जब डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस ये करेंगे कि डिस्क्रिपेंसी किन किन वजह से सामने निकल के आती है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब है कमियां। ठीक है, आपने जो अपनी रिटर्न्स फाइल की हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को, उनमें कहाँ से क्या क्या कमियां हैं, तो वो कमियां जो है अल्टीमेटली डिस्क्रिपेंसी को बयान करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्क्रिपेंसी रिटर्न की जो बात कर रहे हैं उसमें पहली डिस्क्रिपेंसी तो ये आ जाती है कि जहाँ पे पहला जो मेजर डिस्क्रिपेंसी है, जो मेजर रूप से आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिसमैच। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब कि जो आपने सप्लाई इनपुट लिया है उसके अगेंस्ट में 3B में आपने कितना इनपुट क्लेम किया हुआ है। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे ये डिस्क्रिपेंसी डिपार्टमेंट फाइंड करती है कि कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लेने में तो डिस्क्रिपेंसी नहीं की है, आपने ज़्यादा तो नहीं ले लिया, आपने कम लिया तो वो डिस्क्रिपेंसी नहीं है, लेकिन आपने अगर ज़्यादा ले लिया है भाई साहब तो आपके लिए डिस्क्रिपेंसी है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया डिस्क्रिपेंसी की वजह, जिसकी वजह से स्क्रूटनी की सिचुएशन अराइज होती है। अगला ये है कि जहां पे GSTR1 और GSTR3B दोनों में मिसमैच आ जाता है, यानी कि फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं बात करूं तो मान लीजिए GSTR1 में आपने टर्नओवर 10 लाख रुपए की दिखाई, लेकिन GSTR3B में आपने 9.5 लाख की टर्नओवर दिखाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स शॉर्ट पेड है, टर्नओवर शॉर्ट डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये भी डिस्क्रिपेंसी का रीजन होता है और स्क्रूटनी को ये भी अट्रैक्ट करता है। आगे हम बात करते हैं अदर, आपने कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ कर दिया है, कुछ और प्रोविजन को आपने उल्लंघन कर दिया है, जैसे आपने सप्लाई किया है लेकिन ई-बे बिल नहीं बना है, या किसी और सिचुएशन में ई इनवाइसिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो ये भी कई सारे पार्ट पे स्क्रूटनी की जा सकती है डिपार्टमेंट के द्वारा। और अगला जो सिचुएशन अराइज होता है, अगर आपने टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी वगैरह पेमेंट करने में कुछ ढिलाई की है या कुछ कम पे किया है, उनको नज़र आता है कि यहाँ पे इतना पे होना चाहिए था, आपने शॉर्ट पे किया है, तो वो भी डिस्क्रिपेंसी का रीजन क्रिएट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं डिस्क्रिपेंसी क्यों आती है ये आपको बात समझ में आ गई। डिस्क्रिपेंसी की वजह क्या क्या होती हैं ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब ये डिस्क्रिपेंसी आ गया तब डिपार्टमेंट शुरू करता है आपके साथ मजे लेना कि भाई आप अब लॉ का कॉन्ट्रावेंशन हो गया है, अब आओ मस्ती करते हैं दोनों लोग।
तब डिपार्टमेंट मस्ती शुरू करती है। अब कैसे, अब उसका प्रोसीजर क्या है। डिपार्टमेंट तुरंत जो है ऐसे नहीं गले पे लाके तलवार रख देती है कि लाओ टैक्स दो नहीं तो मैं गला काटने जा रहा हूं, ऐसे नहीं है। उसका अपना एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जो कि जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं। तो डिपार्टमेंट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए जो है आगे बढ़ती है टैक्स पेयर के साथ। कोई किसी को यहाँ पे जो है कहने का मतलब परेशान करने का कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है कि किसी को अनायास का परेशान किया जाए। यहाँ पे डिपार्टमेंट कहती है भाई ये दिक्कतें हैं, आपकी रिटर्न में ये दिक्कतें पाई गई हैं, आप इसको जस्टिफाई कर दो, आप फ्री हम फ्री, ठीक है। तो ये है मुद्दा। तो अब यहाँ पे प्रोसीजर डिपार्टमेंट कैसे शुरू करता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। जब यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी ये पाई जाती है तो डिपार्टमेंट सबसे पहले आपको ASMT 10 यानी कि स्क्रूटनी का नोटिस जो होता है वो सर्विस करते हैं आपको कि भाई, और उसमें वो क्लियरली बताते हैं कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपने इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा ले लिया है या आपकी इतनी टर्नओवर कम डिक्लेयर हुई है 3B में GSTR 1 के मुकाबले, ठीक है, या आपने टैक्स इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट यहाँ पे नहीं किया हुआ है या कम किया हुआ है। वो पूरा का पूरा ASMT 10 में जो है जो स्क्रूटनी का नोटिस होता है उसमें वो क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि ये सारे डिफरेंसेस हैं हमें मिले हैं, इसकी वजह से हम आपका स्क्रूटनी करना चाहते हैं। तो ये मुद्दा बना। अब वहाँ पे क्या होता है, 30 डेज का लगभग आपको टाइम यहाँ पे दिया जाता है कि भाई हमारे ASMT 10 का आप रिप्लाई करिए ASMT 11 में, ठीक है। अब ASMT 11 में आपको रिप्लाई करना होता है, ठीक है। अब रिप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रिप्लाई करने के लिए आपके पास सारे फैक्ट फाइंडिंग्स होनी चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग्स का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या ये जो डिस्क्रिपेंसी निकल के आई हुई है ये पूरा का पूरा ठीक है, सही है। अगर सही है कि हाँ भाई डिस्क्रिपेंसी है, आप एडमिट कर लेते हो तो उसको पेमेंट वगैरह करके आप ख़त्म करो। लेकिन जब ASMT 11 में आप रिप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपसे टैक्स ही मांगा जाएगा और वहाँ पे आप टैक्स जमा करेंगे। अगर करेक्ट होता है तो आप जमा करेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन ये होता है कि मान लो ASMT 11 में आपने रिप्लाई कर दिया और उसके बाद डिपार्टमेंट फिर ASMT 12 इशू करता है जहाँ पे वो ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ योर रिप्लाई, ठीक है। यानी कि आपने जो रिप्लाई किया है उस रिप्लाई से वो खुश हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और ऑर्डर ASMT 12 में इशू कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब डिपार्टमेंट खुश है, हाँ भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नॉर्मली वो खुश तब होते हैं जब उनको पेमेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो ड्रॉप कर देते हैं ASMT 12 में, अपनी नोटिस को ड्रॉप कर देते हैं। अब मान लीजिए क्या होता है कि मान लीजिए 30 दिन के अंदर आपने रिप्लाई नहीं किया, ASMT 11 में आपने रिप्लाई नहीं किया, आप इग्नोर कर गए या आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो भाई ये नोटिस बेकार है, गलत है, गड़बड़ है। वैसे कोई भी नोटिस आए तो आपको रिप्लाई करना चाहिए। मान लीजिए किसी वजह से आप भूल जाते हैं, नहीं कर पाते या किसी और चीज़ों में बिजी रहते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आप अगर रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ASMT 11 में तो आफ्टर सर्टेन पीरियड, जैसा कि मैंने बताया कि 30 डेज का, तो 30 दिन के बाद वो नॉर्मली क्या करते हैं कि आपको वो जो है DRC 01A इशू कर देते हैं जिसे हम इंटीमेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इंटीमेशन में वो बताते हैं कि भैया हमने ये चीज़ें आपसे मांगा है, ये डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, इसका फिर से 30 दिन के अंदर हम 30 दिन का टाइम दे रहे हैं, उस 30 दिन में आप इसका रिप्लाई कर दो, ठीक है। DRC 01A जो होता है वो एक इंटीमेशन होता है, वो ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट तुरंत ऑर्डर नहीं पास करती है, तो इंटीमेशन अभी कह रही बुला रही, आजा बच्चा आजा मुन्ना, आप अभी पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंटीमेशन का भी रिप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि DRC 01A का रिप्लाई नहीं करते हैं, तब उसके बाद आपको SCN इशू किया जाता है, यानी कि सो कॉज नोटिस। अब सो कॉज नोटिस, हालांकि हमारा पर्पस सो कॉज नोटिस तक जाने का नहीं है, केवल हमें DRC 01A तक ही बताऊंगा मैं, तो लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ जाता हूं इसमें। तो वो DRC 01A में अगर आप
नहीं रिप्लाई करते हैं या नहीं पेमेंट करते हैं, वो पुचकार के बुला रहे हैं। ये सारे जो नोटिस, इंटीमेशन ये वगैरह दिया जाता है ना, ये जैसे छोटे बच्चों को पुचकार के बुलाया जाता है, ये पुचकार रहे हैं वो कि आजा बेटा आजा, जमा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी आजा। तो अगर फिर भी आप नहीं जाते हैं, आप अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, ठीक है, मैं क्यों जाऊँ, तो ऐसे केस में फिर क्या होगा कि डिपार्टमेंट फिर आपके ऊपर सो कॉज नोटिस इशू करेगी, और सो कॉज नोटिस का भी अगर आप रिप्लाई नहीं करते तब अंततः वो जाके ऑर्डर पास करेंगे। जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो ऑर्डर पास करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगा जो ऑर्डर पास करेगा कि अब तो तू देगा, ठीक है। पहला उन्होंने क्या किया, नोटिस दिया आपको, नोटिस में कहा बच्चा ऐसी ऐसी दिक्कत है, इससे निपट जाओ, आपने नहीं निपटे। DRC 01A में उन्होंने इंटीमेशन दिया कि पुचकार के कि बच्चा आ जा, अभी भी टाइम है, ठीक है, बच्चा नहीं गया, इसमें भी। तीसरा वो सो कॉज नोटिस देते हैं कि बच्चा अब तो आ जा, मालिक आज तो जा बेटा, फिर भी बेटा नहीं जा रहा है, तब क्या करेंगे वो, तब एक ऑर्डर इशू करेंगे, और जब ऑर्डर इशू हो गया तो बेटे को जाना ही जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, क्योंकि अब वहाँ पे केस प्रोसीडिंग पूरा चल जाता है। और आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आपके पास स्क्रूटनी का नोटिस आए या इंटीमेशन आए, दोनों के केस में आप अपील फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपील हमेशा ऑर्डर के अगेंस्ट में फाइल होती है, इंटीमेशन के अगेंस्ट में नहीं, ये बात ध्यान रखना। अगर ऑर्डर पास हुआ है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील के लिए जा सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी में, जो कि सेक्शन 107 वगैरह में CGST एक्ट 2017 में इस चीज़ को पूरा प्रक्रिया बताया गया है, आप किस तरीके से अपील फाइल करेंगे। लेकिन कोशिश ये करिए अपील तक मुद्दा ना जाए, उससे पहले आप इसे सुलझाएं, आप बच्चा बन जाएं, आप डिपार्टमेंट के सामने जाएं, सरेंडर कर जाएं। अगर आप सही हैं, अगर आपकी जो डिस्क्रिपेंसी निकाल के डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है तो आप उसको जाके जस्टिफाई कर दीजिए कि साहब ये इशू जो आपने निकाला है ऐसे नहीं, ऐसे है, हमारे यहाँ क्लर्कियल मिस्टेक हो गई है, तो भी एक्सेप्टेंस से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप गलत हैं, आपको लगता है कि हाँ यार डिपार्टमेंट ने जो नोटिस दिया है वो जायज़ नोटिस दिया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो उसका जो है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी वगैरह जो भी है आप पेमेंट करके हट जाइए। वैसे जब वो SMT 10 देते हैं तो आपको पेनाल्टी वहाँ जमा करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे पेनाल्टी वो नहीं मांगते। लेकिन जब SMT 10 का आप रिप्लाई नहीं करते हैं, जब DRC 01A में वो इंटीमेशन देते हैं तो वो भी पेनाल्टी भी मेंशन कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि जब आपको स्क्रूटनी का नोटिस आए तो उसी स्टेज पे उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, उसको आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि आगे बढ़ाने का मतलब है एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करना अपने ऊपर, राइट, ये बात होती है। अब जैसा कि मैंने बता भी दिया कि भाई जो है अगर आपने इनके नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि सेक्शन 61 में जो स्क्रूटनी का नोटिस आपको इशू किया गया था SMT 10 में, तो वो क्या करेंगे कि फिर आपके ऊपर इंटीमेशन इशू करेंगे। अब इंटीमेशन इशू होगा तो उसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला के आप जो SMT 10 वाली नोटिस होती है वहीं पे मामले को रफा दफा करिए, ठीक है, उसके आगे मामले को मत बढ़ाइए, क्योंकि फिर आगे जब मामला बढ़ेगा तब आगे का मामला जो होता है वो पेनाल्टी को अट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पहला सिस्टम हमारा बताने का पहला मुद्दा ये था, आप अपने पैसे बचाओ भैया, पैसे बचाओ। यहाँ पे आप इंटीमेशन आने ही मत दो, नोटिस का ही रिप्लाई कर दो, जो शॉर्टेज है पेमेंट वगैरह करके ख़त्म करो, इंटरेस्ट वगैरह। इंटरेस्ट तो मैंडेटरी आपको पेमेंट करना ही करना है, आपको चाहे नोटिस में मेंशन हो या ना हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कंपलसरी आपको करना ही करना है। तो ये इतनी सी बात है, और आप इंटीमेशन के अगेंस्ट में अपील भी नहीं फाइल कर सकते अगर। लेकिन इतनी बड़ी प्रक्रिया में जाने का मतलब है, इतनी लंबी प्रक्रिया को फॉलो जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपका कॉम्प्लायंस कॉस्ट आएगा, जो है कंसल्टेंसी कॉस्ट आएगी, प्रोफेशनल की फीस काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होगी उसमें, आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज होगा, और डे बाय डे आपका इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा बर्डन उस पर क्रिएट होता रहेगा। तो ऑल दीज थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड कि बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर यू मस्ट रिजॉल्व द इशू एट द स्टेज ऑफ द नोटिस, ठीक है, उसी ही स्टेज पर आपको इस मामले को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। यहीं पे मैं इसे एंड करता हूँ, और टाइम टू टाइम नए नए कंटेंट पे मैं आता रहूँगा, जो भी प्रैक्टिकली एक्सपोज जिन मुद्दों पे मैं रहूँगा। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करिए, कंटेंट को आगे बढ़ाइए, लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी अवेयर हों,
और कोशिश ये करिए कि अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी को आप इनवाइट मत करिए। आप कोई भी डिस्क्रिपेंसी जहाँ पे आपको लगता है आप स्टॉप करिए और उसको पहले मिटिगेट करिए, ख़त्म करिए, देन फाइल योर रिटर्न। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास 5 साल का टाइम होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि 5 साल में वो आपको कभी भी लपेट सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप छूट गए इसमें तो उसमें भी छूट गए तो हर जगह छूटते ही जाओगे, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट के साथ 5 ईयर का टाइम लैग होता है। उस 5 साल के अंदर आपको वो डिपार्टमेंट खींच लेंगे और जो भी है टैक्स की रिकवरी वो आपसे कर लेंगे। ठीक है, जो कि सेक्शन 73-74 में आपसे जो है टैक्स की रिकवरी तो वैसे सेक्शन 79 में वो करते हैं लगभग। 73-74 की प्रोसीडिंग अगर आपके ऊपर चल गई तो वो एक सेल्फ कंटेन्ड सेक्शन है और ऑर्डर भी उसी सेक्शन में पास किया जाता है 73-74 में, और उसके तहत फिर आपसे रिकवरी की जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।